दोस्तों जैसे कि हम पिछले क्लास में बादल के बारे में देखे थे, चार टाइप के हम बादल बताए थे कि चार टाइप के बादल होते हैं, एक सीरस, एक क्यूमुलस, स्ट्रैटस और एक निम्बस। चार टाइप के बादल बताए थे। तो उसमें ये बताया था कि सबसे ज्यादा बारिश करने वाला बादल कौन सा है? क्यूमुलोनिम्बस, यानी जो वर्टिकल बन रहा है बादल, यानी जो लंबवत बादल बन रहा था। आज हम देखेंगे वर्षा के बारे में। वर्षा यानी रेनफॉल, यानी बारिश कैसे होती है, अगर हम उसको देखेंगे तो ये वर्षा क्या होती है? तो जो इसका पहले डिफिनेशन लिखिए। वर्षा जब जल की बूंदे, कौन सी बूंदे? जो जलवाष्प में बनी है, यानी इसको लिख लीजिए जलवाष्प की बूंदे। जलवाष्प की बूंदे जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में यानी ग्रेविटी में आ जाती है, तो उसे तो धरती की तरफ यानी धरातल पर खींच जाती है या धरातल पर गिरने लगती है। धरातल पर गिरने लगती है, उसे क्या बोलते हैं? बारिश, यानी उसे ही वर्षा करते हैं। जैसे जब जो जलवाष्प की बूंदे जो बादल ऊपर बना था, वो किससे बना था? जलवाष्प की बूंद से ही तो बना था, और उसमें धूल कण से वो चिपक गया था। और वही जब जलवाष्प की बूंदे जब पृथ्वी के ग्रेविटी के जब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसमें आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, एरिया में आ जाता है, तो क्या करता है? धरातल की तरफ खींच जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्षा बोलते हैं। तो वर्षा कितने टाइप के होते हैं? वर्षा के प्रकार। तो पहला हो गया संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। दूसरा हुआ पर्वतीय वर्षा। तीसरा हुआ चक्रवाती वर्षा, जो साइक्लोन के टाइम में जो वर्षा होती है वो। एक होता है संवहनीय वर्षा, एक होता है पर्वतीय वर्षा, और एक होता है चक्रवाती वर्षा। यानी साइक्लोनिक रेन, माउंटेन रेन, और संवहनीय वर्षा को बोलते हैं कन्वेंशनल करेंट रेन, संवहनीय वर्षा। तो हम इस चक्रवाती वर्षा को तो हम साइक्लोन में देखेंगे, जब साइक्लोन पढ़ाएंगे तो साइक्लोन में देखेंगे। हम पहले ये दोनों को देखते हैं, संवहनीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा के। तो पहले हम देखते हैं संवहनीय वर्षा। ये संवहनीय वर्षा कैसे होती है? तो ये जैसे ये मान लीजिए मेरा अर्थ है, यह है 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन, इससे 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ। लगभग इसी विषुवतीय रेखा में, विषुवतीय रेखा है, इसी के आसपास ये क्या होती है? संवहनीय वर्षा होती है। क्यों होती है इस पे? तो जो ये कैसे होती है, तो जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, इसे विषुवत रेखा पे, तो यहाँ पे हवा को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। जब सूर्य का प्रकाश, बस यहाँ लिख रहा हूं, विषुवत पर पड़ता है तो क्या कर देता है? हवा को गर्म कर देगा। हवा को क्या कर देगा? गर्म कर देगा। जब हवा को गर्म करेगा तो हवा क्या करेगी? ऊपर की तरफ उठेगी। और भी देखते हैं इसके कारण, क्योंकि देखते हैं उसी विषुवत रेखा पे क्या है?
सहारा मरुस्थल लगभग देखिएगा तो उसी रेखा के विषुवत रेखा के आसपास आ जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे मरुस्थल हैं तो इसी की रेखा के आसपास आ जाते हैं। तो इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या करेगा, इसको गर्म करेगा। जब गर्म कर देगा तो हवा क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, जो हम बादल में बता चुके। तो ऊपर की तरफ उठेगी तो क्या करेगी, यहाँ से बहुत सारे जल राशियाँ हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी है। अगर इंडिया में आइएगा तो सॉरी, इंडिया में तो बंगाल की खाड़ी नहीं है, वो तो विषुवत रेखा के ऊपर पड़ती है। लेकिन और आइएगा अफ्रीका में, तो अफ्रीका में देखिएगा इस साइड में अटलांटिक महासागर है, उसके इस साइड में देखिएगा तो हिंद महासागर है। उधर ब्राजील में देखिएगा तो अमेजन नदी घाटी है, नील नदी घाटी है, बहुत सारी जल राशियाँ हैं, बहुत सारे जल की वहाँ पे राशियाँ पाई जाती है, बहुत सारे सागर पाए जाते हैं इसके आसपास। तो क्या करेगी ये, वहाँ से पहले तो जलवाष्प लेगी और इसके बाद ये ऊपर की तरफ उठेगी। तो जब ऊपर की तरफ उठेगी तो इसका विषय वैसा ही, जैसे बादल बना वैसा ही हो जाएगा। यहाँ गर्म एवं आर्द्र हवा, आर्द्र हवा क्या हुई, ऊपर की तरफ उठी। ऊपर की तरफ उठेगी तो ये कहाँ तक पहुंचेगी, ओशांक बिंदु तक, यानी ओशांक बिंदु, यानी जहां हवा क्या हो गई, संतृप्त हो गई। हवा क्या हो गई, संतृप्त, यानी सैचुरेट, यानी संतृप्त। हवा क्या हो गई, संतृप्त हो गई। जब हवा यहाँ पे संतृप्त हो जाएगी इसके बाद इसका क्या होगा, संघनन होगा, संघनन होगा। इसके बाद इसका संघनन स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो जलवाष्प क्या होगा, जब कंडेंसेशन होगा तो जलवाष्प फिर अपना बूंदे क्या करेगी, वो पहले तो गर्म था, ऊपर था, जैसे ही टेम्परेचर इसका कम जाएगा तो कंडेंसेशन होने लगेगा। और यही जब कंडेंसेशन इस ग्रेविटी के अंतर्गत आ जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये नीचे की तरफ खींचने लगेंगे। ये इसके कारण, ग्रेविटी के कारण ये बूंदे नीचे की तरफ आने लगेगी। तो जब नीचे की तरफ आने लगेगी तो इसी को क्या बोलेंगे, संवहनीय वर्षा बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा कैसे हुई, यहाँ से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठी, बहुत सारे जल राशियां से क्या ली, जलवाष्प ले ली, जलवाष्प लेकर ऊपर की तरफ उठी, कहाँ पहुंची, ओशांक बिंदु पे पहुंची। तो हवा वहां पे क्या हो गई, सैचुरेट हो गई, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ कितना हो गया, लिख लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। 100% मतलब कि अब इससे और अधिक जलवाष्प को धारण नहीं करेगी, यानी वो हवा इससे ज्यादा जलवाष्प नहीं रखेगी अपने में। तो इसका हम 100% ह्यूमिडिटी हो गया। तो ये इसके बाद जैसे ही ये ऊपर गई तो इसके बाद इसका संघनन स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऊपर जाने पर टेम्परेचर मेरा कम हो रहा है। तो संघनन स्टार्ट हुआ। तो जब संघनन, यही जब बूंदे बनी, जब धूलकण से टकरा के बूंदे बनी और जब इस ग्रेविटी में आ जाएगी तो क्या नीचे की तरफ खींच जाएंगी। जब ये ग्रेविटी के अंतर्गत आएगी तो नीचे की तरफ खींचने लगेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम वर्षा बोलेंगे। और ये किस टाइप की वर्षा हुई, संवहनीय वर्षा हुई। ये संवहनीय जैसे एक साइकिल के रूप में, करंट के रूप में बन जाता है। जैसे इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ मिटा रहे हैं, जैसे मान लीजिए गर्म हवा ऊपर की तरफ उठी, यहाँ भी ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से हवा ऊपर की तरफ उठी तो यहाँ पे किस टाइप का एरिया बन गया, यहाँ निम्न वायुदाब बन गया, निम्न वायुदाब, यहाँ बन गया निम्न वायुदाब। ये मान लीजिए 0 डिग्री लाइन है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कुछ इधर तो बोल्ड में दिखा रहे हैं लेकिन कुछ इस टाइप का, मतलब ये मान लीजिए ऐसा मेरा, ये मान लीजिए कि ये मेरा अर्थ है 3D में देखिए, तो ये मैं मान लीजिए मेरा अर्थ है और यहाँ से कुछ इस टाइप का ऊपर उठ रही है, फिर इधर से जाकर फिर ऐसे उतर रही है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से हवा उठी, ऊपर गई, कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ, फिर हवा क्या की ठंडा हुई यहाँ से, फिर यहाँ से हवा उतरेगी, यहाँ से हवा उतरी ऐसे, और फिर यहाँ तो निम्न वायुदाब है क्योंकि यहाँ से हवा हमेशा क्या ऊपर उठ रही है, तो निम्न वायुदाब की तरफ। और यहाँ पे हाई प्रेशर हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर, और इधर भी वैसा ही होगा, हवा इधर भी हवा नीचे की तरफ उतरेगी, तो यहाँ भी हाई प्रेशर बनेगा और इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं क्या करेगी, चलेगी। और यहाँ से हवा कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ उठ रही है, लगातार ऊपर की तरफ उठ रही है, और ये हवाएं लगातार
लो प्रेशर की तरफ आ रही है, फिर यहाँ हवा गर्म हुई, फिर ऊपर की तरफ उठी, फिर आई, फिर यहाँ धक्का दी है हाई प्रेशर, फिर हवा ऊपर की तरफ उठी। तो एक करंट के रूप में चल रहा है, लग रहा है कि एक साइकिल के रूप में चल रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, संभवनीय वर्षा यानी कन्वेंशनल करेंट रेट। कन्वेंशनल करेंट रेट, कन्वेंशनल करेंट रेट ये कैसे हुई, ये सूर्य के प्रकाश की वजह से हुई। सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे पड़ा, हवा को ऊपर लेकर गया, हवा गर्म हुई, हवा ऊपर की तरफ उठी, फिर ठंडा हुई, फिर कहीं गिरी, फिर इसके बाद लो प्रेशर पे आई, फिर ऊपर की तरफ गर्म हुई, मतलब ये साइकिल की तरफ, एक साइकिल की तरफ चल रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करेंट रेट यानी संवहनीय वर्षा। अब देखते हैं पर्वतीय वर्षा के रूप में। ये पर्वतीय वर्षा क्या होता है? पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा क्या होता है? तो जैसे जो हम बादल देखे थे, स्टेटस बादल वो कहाँ तक देखे थे, 2000 किलोमीटर तक। इसके बाद जो क्यूमुलस बादल देखे थे वो कहाँ तक, 6000 किलोमीटर तक देखे थे। तो जब वो बादल बनता है, अब मान लीजिए ये बना इस तरह से कोई पर्वत है, हम बादल को अभी नहीं देख रहे हैं, बस ये मान लीजिए कि ये क्या है, पर्वत है मेरा। तो जो हवाएं गर्म हुई, मान लीजिए समुद्र से हवाएं क्या हो रही है, या जो धरातल पे हवाएं हैं गर्म हो रही है, तो गर्म होकर वो हवाएं किधर फैलेगी, हवाएं क्या करेगी, जो गर्म हवा है वो क्या करेगी, फैलेगी। कोई भी चीज गर्म होता है तो क्या करता है, अपनी आयतन का विस्तार करता है, वो फैलना चाहता है। तो हवाएं गर्म होगी तो फैलेगी, तो हवाएं फैलेगी तो हवा इधर की तरफ चलेगी। मान लीजिए पर्वत है, जैसे भारत में ही देख लीजिए, तो भारत में जैसे जो मानसून आता है, अरब सागर की तरफ जो हवाएं आती है, अरब सागर से जो व्यापारिक पौने आती है हिंद महासागर से, क्योंकि जब सूर्य क्या होता है, उत्तरायण से जैसे दक्षिणायन होता है, यानी विषुवत रेखा से जैसे मकर रेखा की तरफ सूर्य चलना स्टार्ट होता है, तो क्या होता है उधर गर्मी होने लगती है, इधर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होने लगती है। जब गर्मी होने लगेगी तो क्या करेगी, हवाएं फैलेगी, हवाएं फैलेगी तो हवाएं किधर आएंगी, ठंडी क्षेत्र की तरफ आने लगेगी। तो वही हवाएं जब आकर टकराती है जो अरब सागर में, मान लीजिए हवाएं हिंद महासागर में आई, हिंद महासागर के बाद वो अरब सागर में आई, एक अरब सागर में आती है, एक बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अगर भारत को हिमालय में अगर कुछ इस टाइप का भारत को मान लें, कुछ इस टाइप का, और इसके नीचे क्या है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तो अगर मान लीजिए अगर इधर का एरिया गर्म होगा, यहाँ का एरिया गर्म होगा तो हवा क्या होगी, हवा का विस्तार होगा, इधर हवा इधर की तरफ फेंकेगा, तो हवा जब इधर की तरफ फेंकेगा तो हवा क्या आएगी, यही हवा दक्षिणी गोलार्ध से जैसे उत्तरी गोलार्ध में आएगी तो किधर अपने बाएं तरफ मुड़ जाएगी। तो यहाँ से जब इधर आएगी तो किधर इधर की तरफ मुड़ जाएगी, इधर की तरफ मुड़ेगी। ये दक्षिणी गोलार्ध में तो अपने बाएं तरफ चल रही है, लेकिन जब ये उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो अपने दाएं तरफ हो जाएगी, क्योंकि इसका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में हवा किधर मुड़ रही है, दाएं की तरफ मुड़ रही है, तो ये हवा दाएं की तरफ मुड़ेगी। जब दाएं की तरफ मुड़ेगी तो ये क्या करेगी, यहाँ से टकराएगी, भारत से हवा टकराएगी, तो एक हवा इधर और एक हवा इधर, हवा का कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर, हवा दो डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, एक इधर की तरफ बढ़ेगी, एक इधर की तरफ बढ़ेगी। तो उसी तरह मान लीजिए, अभी तो हम भारत के मानसून के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि हवाएं इधर की तरफ चल रही है। तो जब उसी तरफ हवाएं गर्म हुई, उसी तरह जब मान लीजिए हवा गर्म हुई तो हवा क्या करेगी, अपनी आयतन का विस्तार करेगी, तो हवा फैलेगी। तो जब हवा फैलेगी इसका मतलब हवा चल देगी इधर की तरफ। मान लीजिए यहाँ गर्म क्षेत्र है, यहाँ गर्म क्षेत्र है, तो हवा इधर की तरफ फैली, और इधर क्या है, पर्वत है, तो हवा इससे टकरा जाएगी। हवा को जाना था इधर की तरफ, लेकिन हवा इसी पर्वत से टकराएगी, क्योंकि पीछे पर्वत आ गया, तो यहाँ से टकराएगी तो हवा क्या ऊपर की तरफ उठेगी, हवा ऊपर की तरफ उठकर फिर यहाँ से नीचे की तरफ उतरेगी।
तो जैसे ही ये हवा इससे टकराएगी, हवा इसको नहीं पार करेगी, इसके ऊपर की तरफ चढ़ेगी। तो जैसे ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो ऊपर हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऊपर कम हो रहा है, और ये गर्म हवा है तो इसमें जलवाष्प भी होगा, जलवाष्प भी होगी तो हवा ऊपर की तरफ चढ़ेगी, हवा ठंडा होगा। तो पर्वत के सहारे हवा ऊपर की तरफ चढ़ेगी, ऊपर की तरफ चढ़ेगी। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा क्या होगा, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, चढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप संघनन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कंडेंसेशन, संघनन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये संघनन स्टार्ट होगा तो वो सब मान लीजिए, और ये संघनन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लगभग 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर मान लीजिए, जैसे हिमालय ही है, बाद में हिमालय को मान लीजिए, तो हिमालय की ऊंचाई कितनी है, लगभग 8 किलोमीटर तक, 8000 से ऊपर है। तो ये क्या करेगी, हवा ऊपर की तरफ चढ़ रही है तो इसका संघनन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगी, फलस्वरूप बारिश होगी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जल की बूंदें क्या होगी, नीचे की तरफ धरातल पे खींची जाएगी, तो उससे क्या होगा, बारिश होगी। कभी कभी यही हिमपात के रूप में बन जाता है, जब ये बारिश होगी कभी कभी ये हिमपात होता है। सुने होंगे कि ये हिमपात कैसे हो रहा है, तो जब यही बादल यहाँ से हिम रेखा बताए थे हिमालय में, जब हिमालय बता रहे थे तो उसी में बताए थे कि जो हिम रेखा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हिम रेखा वो लगभग 4300 मीटर से 4300 मीटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी लगभग 4400 मीटर, 4300 से 4400 मीटर ऊपर से क्या होती है, इसके ऊपर से हिम रेखा स्टार्ट होती है। तो जब ये बारिश 4400 मीटर से ऊपर होगी तो क्या ये बारिश की बूंदें कैसी होगी, हिम के रूप में बदल जाएगी, यानी 4400 मीटर से 4400 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जलवाष्प की बूंदें हिम के रूप में बदल जाएगी। जैसे आप लोग देखते होंगे कि सियाचिन हुआ या लेह लद्दाख हुआ तो उसमें बर्फ पड़ने लगता है, या फिर हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बर्फ की एक चादर भी बिछी जाती है, तो वो लगभग 4400 मीटर हाइट से जो हिम रेखा है उससे ऊपर बारिश होती है, तो क्या होता है, वो हिम रेखा होता है। तो इस तरह से ये क्या थे, हमारे पर्वतीय वर्षा थे। इसके बाद इसमें देख लीजिए कि जब ये अगर हवा बारिश हो जाएगी तो हवाएं क्या होगी, ठंडी होगी। जब हवाएं ठंडी होगी तो इसके बाद हवा क्या करेगी, नीचे की तरफ उतरेगी। तो जो ये एरिया इसको बोलते हैं पवनमुखी ढाल, जो जिधर से हवा आ रही है इसको बोलते हैं पवनमुखी ढाल। क्योंकि देखिए पवन अगर ऐसे चल रहा है, हवा अगर ऐसे चल रहा है तो इसका मुंह किधर है, मान लीजिए इधर मुंह है तो इसीलिए इधर इसका मुंह किधर टकराएगा, इस साइड में टकराएगा, तो इसको बोलेंगे पवनमुखी ढाल। और इधर जिधर हवा उतरती है इसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी इस पर्वत के इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, इसको बोलेंगे पवन विमुखी ढाल। तो इधर बारिश नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सारा नमी जो हवा में जितना नमी था तो नमी इधर ही गिर गया है, जितना नमी है लगभग बारिश करके हवा इधर ही सारी नमी अपनी गिरा दी है, तो इधर बारिश नहीं होगी। तो जो पवन का इस साइड में जो एरिया पाया जाएगा उसको बोलते हैं दृष्टि छाया प्रदेश। मान लीजिए यहाँ कोई देश है, जैसे भारत में लीजिएगा तो मुंबई में बारिश होती है लेकिन पुणे में बारिश नहीं होती है, क्यों, क्योंकि वो जो पश्चिमी ये जो सह्याद्री है, ये पश्चिमी घाट है, तो मुंबई इस साइड में पड़ जाएगा, तो मानसून इसे टकराएगी तो यहाँ बारिश कर देगी, लेकिन इसके जस्ट इस साइड में उतरेगी, इस साइड में, तो ये पवन विमुखी ढाल हो जाएगा और पुणे इधर पड़ता है, तो सारा नमी तो यहीं गिरा दी है, नमी सारा यहीं गिर गया है, तो इधर बस हवा उतर रही है,
इधर इसमें नमी नहीं है, बस हवा उतर रही है, तो यहाँ पे हवा में नमी नहीं होगी, तो यहाँ पे पुणे में बारिश नहीं होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, जिधर बारिश नहीं होगी उसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश यानी इधर बारिश नहीं होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि जब हवा टकराती है किसी पर्वत से तो उसके बारिश किस साइड में होती है, किस ढाल की तरफ होती है, पवन मुखी ढाल की तरफ कि पवन विमुखी ढाल की तरफ? तो हमेशा ऑप्शन होगा पवन मुखी ढाल की तरफ। पवन विमुखी ढाल की तरफ वर्षा नहीं होती है। तो ये हुआ वर्षा के बारे में। अब जब साइक्लोन बताएंगे तो उसमें बताएंगे चक्रवाती वर्षा क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे साइक्लोन के बारे में, चक्रवात के बारे में।